बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे लेक्चर नंबर 29 की MGT 504 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिजाइन। हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ चेंज। चेंज कितनी टाइप के होते हैं? बेसिकली हमारे पास चार तरह के चेंज होते हैं। एक जी प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के लिहाज से, एक स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से, एक कल्चर के लिहाज से और एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से। इन चारों को इंडिविजुअली पढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज, उसने एक्सप्लेन किया है। Technology change are changes in the organization production process, including its knowledge, skill base that enable distinctive competence. 90s ऑलमोस्ट 90s की बात है कि IBM ने एक दिन अपना यानी कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, इवेंट बनाया था। किस चीज का? कि पेपरलेस ऑफिस का। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया कि उन्होंने अपने ऑफिस को पेपरलेस कर दिया। तमाम चीज़ें जो मेमोज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ठीक है, कोई अपने क्लाइंट से रब्ता करना है, जो भी मामला है वो सारे उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए कि पेपरलेस एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया। दिस इज द अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद था प्रोडक्ट एंड सर्विस चेंज परटेन्स टू प्रोडक्ट एंड सर्विस आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोडक्ट एंड सर्विस चेंज में क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिद्दत लेके आना प्रोडक्ट्स में। अब देखें, हम बीइंग पाकिस्तानी हम देखते हैं कि हर 2-3 साल बाद जो हर साल गाड़ी का नया मॉडल आता है, लेकिन 2-3 साल 4 साल बाद उसमें कोई ना कोई वो बेहतरी उसके डिज़ाइन में चेंज कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, उसमें कोई नया फीचर ऐड कर देंगे, उसके कुछ इंजन में तब्दीली कर देंगे। वो तब्दीली बेसिकली इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, वो तब्दीली इसलिए कर रहे होते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, दिन ब दिन अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे होते हैं। इसका कंपैरिजन में आप सुजुकी को ले लें कि मेहरान कार अब तो खैर बंद हो गई है, वो सारी जिंदगी शुरू से लेकर एंड तक वो एक ही स्ट्रक्चर रहा है। कल्टस 2018 में चेंज की, 18 से लेकर आज 25 हो गई है, 17 में शायद चेंज की। 8 साल हो गए हैं कल्टस का सेम स्ट्रक्चर, हर चीज सेम ही आ रही है। आल्टो उन्होंने तकरीबन 18-20 के नोटबोर्ड 17-18 में चेंज की और तब से लेकर अब तक आल्टो वही आ रही है जो है। ठीक है, तो ये चीजें चेंज करना जरूरी होता है। ये प्रोडक्ट और सर्विसेज चेंज आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर चेंज पर्टेन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी स्ट्रेटजीज, डिसीजन मेकिंग, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को चेंज करना, ये सारी चीजें स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर चेंज में आती हैं। These changes include changing in the organization structures, strategic development, policies, reward system, labor relations, इन सब चीजों में बेहतरी लेके आना। अब यहाँ पे देखिए, दिन ब दिन लोगों का रहन सहन, सोच, ये चीजें क्रिएटिव हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को इस लिहाज से अपने आप को मामला को बेहतर करना है। फिर आता है कल्चरल चेंज। कल्चर को चेंज करना रेफर टू चेंजिंग इन द वैल्यूज, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, बिलीव, एट्रीब्यूट, एबिलिटीज, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। कल्चर चेंज की आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा यूपीएल और एचपीएल की। आज से अगर हम चूंकि आप लोग जानते हैं कि ये वो बड़े इदारे थे, जिस तरह एमसीबी हो गया, इनको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था, पब्लिक कर दिया था। ठीक है, जब ये पब्लिक हो गए, गवर्नमेंट की तहवील में आ गए, तो जो एम्प्लॉयज हायर हुए वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। जब इन दोबारा इन डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइज किया गया, तो उन एम्प्लॉयज की रूटीन वही रही। विद द पैसेज टाइम 2010 के बाद, क्योंकि उससे पहले तक 2004-5 तक तो 3-4 तक तो बैंक जो है वो 12-1 बजे 2 बजे वैसे ही बंद हो जाते थे। फिर उसके बाद बैंकिंग की टाइमिंग चेंज हुई, बैंक 5-5:30 बजे तक टाइमिंग हुई, लेकिन जो पुराने लोग वहां बैठे हुए थे वो काम 2-2:30 बजे तक करते, उसके बाद काम ही नहीं करते थे सही तरह, लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे। तो यूबीएल ने क्या किया? यूबीएल ने गोल्डन हैंडशेक दे के अपने एम्प्लॉयज को रिटायर कर दिया। एचपीएल ने वेट किया, जैसे जैसे एम्प्लॉय रिटायर हुए, फिर एचपीएल ने अपने फ्रेश लोगों को हायर किया ताकि वो अपने आप को बेहतर बनाए, अपने सिस्टम को बेहतर कर सके। लेकिन वो होता है ना कि वो कल्चर डेवलप हो चुका होता है, उस कल्चर को चेंज करने के में भी एचपीएल को तकरीबन 10 साल लग गए। तकरीबन 2018-20 के बाद एचपीएल का कल्चर ये चेंज हुआ है कि अब एचपीएल के एम्प्लॉयज काम करते हैं, वरना उससे पहले वो स्टिल जो नए एम्प्लॉयज भी आ रहे थे वो पुरानों के साथ बैठ बैठ के उनकी बात इस तरह की हो गई थी कि वो अपने कस्टमर्स को तंग ही करते थे। The first types of change in independent change is one often means change in another। ठीक हो गया जी। अब बारी बात करते हैं जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, TQM।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये एक स्टैंडर्ड है कि हमें अपनी क्वालिटी को किस तरह से मैनेज करना है। अब ये क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, ये क्वालिटी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ये क्वालिटी हमारे स्ट्रक्चर की है, ये क्वालिटी हमारे चेंज की है, ये क्वालिटी हमारे एथिक्स की भी है। वैसे यहाँ पे बात वो प्रोडक्शन की ज्यादातर करेगा। द अप्रोच नोन एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट infuses quality values throughout every activity within an our company. The concept is simple: workers, not managers, are handed the responsibility of achieving standards of the quality. Longer our quality control department and other formal control system are charged for checking parts and improving quality. जी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब इसमें बड़ी जबरदस्त बात की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि जी जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो चीजों को चेक करेगा, क्वालिटी चेक करेगा और जो आपको तो स्टैंडर्ड होंगे उनको आगे भेज दिया, जो नहीं होंगे उनको सेपरेट कर दिया। नहीं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको होना ही नहीं चाहिए। आपकी क्वालिटी प्रोडक्शन पहले सबसे लेकर इस तरह की होनी चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। आपने अगर 10,000 यूनिट्स बनाए हैं तो 10,000 में से सिर्फ आपका एक यूनिट खराब हो, 9,999 यूनिट्स परफेक्ट बनने चाहिए। इसमें कुछ पॉलिसीज होती हैं, 6 सिग्मा पॉलिसी, 9 सिग्मा पॉलिसी, ये बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। By requiring the organization-wide participate in quality control, TQM requires a major shift in mind set that both managers and workers. In TQM, workers must be trained, involved, and empowered in a way that many managers at first finding frightening. कि जी वो कहते हैं कि जी जाहिर सी बात है, क्वालिटी टीकॉम पे मैनेजर्स में भी काम करना है, वर्कर्स में भी करना है, और वर्कर्स इतने ट्रेंड होने चाहिए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही ना हो और उनके से कोई चीज खराब ना हो। फिर आता है जी टेक्निक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है कि हम किसी को टारगेट कर लेते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी डेवलप एंड मार्केट में, हम उसको टारगेट करते हैं, उसको फोकस करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को उस जगह बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज बेंचमार्किंग, a process whereby the companies find out how others do something better than they do and then try to imitate or improve on it. बेंचमार्किंग क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें कंपनीज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं और किसी दूसरे को मद्देनजर, थ्रू द रिसर्च एंड फील्ड ट्रिप्स ऑफ स्मॉल टीम्स ऑफ वर्कर्स, कंपनी कंपेयर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिजनेस प्रैक्टिसेस विद दोज देयर कंपेटिटर्स एंड अदर कंपनीज। कंपनी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को अपने कंपेटिटर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स से कंपेयर करती है और अपने आप को भी उस जैसा बनाने की कोशिश कर रही है। अब बारी आती है नेक्स्ट चीज, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की। A recent trend is to reduce barriers both within and between organizations and create companies that are focused on knowledge sharing and continuous learning. जी, recent trend क्या है? Is to reduce barriers both within and between the organization. ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी जो बैरियर्स है रिड्यूस होने चाहिए ताकि लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक दूसरे से सीखें और फिर एक दूसरे को बेहतर बनाएं। जी, इसी को अब वो बेहतर बनाने का मतलब है, नाम है जी, दिस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहेंगे, व्हिच फोकसेस ऑन द ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ वे टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यूज नॉलेज एंड टेक्निक्स फ्रॉम द बिहेवियर साइंसेज टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट थ्रू इंक्रीज ट्रस्ट। हाँ जी, ये क्या है? ये वो नॉलेज और टेक्निक है जिसमें लर्निंग एनवायरनमेंट को इस तरह से बनाया जाता है कि ट्रस्ट इंक्रीज हो, ओपन कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना, फ्रंट मैन होकर फेस किया जाए, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज को प्रमोट किया जाए, एम्पावर किया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए, एंड पार्टिसिपेट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आपस में नॉलेज शेयरिंग हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी है। द डिजाइन ऑफ मीनिंगफुल वर्क, कॉर्पोरेशन, कोलैबोरेशन बिटवीन ग्रुप्स एंड फुल यूज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, ताकि ह्यूमन पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज किया जा सके। किस तरह के थ्रू? कोलैबोरेशन, कॉर्पोरेशन और कोलैबोरेशन बिटवीन द ग्रुप्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन विद द ऑर्गेनाइजेशन। Organization development parties practitioners believe the best performance occurs by breaking down hierarchical and authoritarian approaches to development, to the management. Organization practices क्या है कि जो organization development practices क्या है
कि जो हायरार्की है उसको ब्रेक थ्रू किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए और हर एम्प्लॉय को उसके लिहाज से अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने मामलात को खुद ही हैंडल करे, मैनेज करे, और अगर उससे ना हो रहे हो तो अपने किसी से सीनियर से वो कंसल्ट करे। शिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द लर्निंग कल्चर इज नॉट इजी। जी, ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग कल्चर में लेके जाना आसान नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टेक्निक जो है, जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टेक्निक, ये बेस्ट वन टेक्निक है जिसमें जो लर्निंग कल्चर है वो डेवलप किया जा सकता है। जी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज इंटरवेंशन, इसमें आप बात सबसे पहले बात करेंगे लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन। मोस्ट अर्ली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप्स एंड फोकस ऑन इंक्रीमेंटल चेंज। जी, लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन तब बनेगी जब पहले फोकस किया जाएगा स्मॉल ग्रुप्स पे, स्मॉल ग्रुप्स के में चेंज लाया जाएगा, छोटी छोटी टीम्स बनाई जाएंगी, वो टीम जो है एक दूसरे को डेवलप करेंगी, ट्रेन करेंगी, फिर आस्ता आस्ता वो लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन बनेंगे। The large group intervention approach bring together participate from all parts of the organization, often including key stakeholders for outside the organization as well. अच्छा, खैर इसमें इसने बात की है कि लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन टेक्निक में क्या है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मिलके काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। टुगेदर पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तमाम पार्ट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं, और लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन अप्रोच जो है उसको अचीव किया जाता है। फिर आता है टीम बिल्डिंग। जी, टीम बिल्डिंग जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट है, सॉरी एक पार्ट है। टीम बिल्डिंग प्रमोट्स द आइडिया दैट पीपल हु वर्क टुगेदर कैन वर्क एज अ टीम। जो लोग मिलकर काम करते हैं वो टीम काम करें, और टीम बेसिकली ये ग्रुप और टीम में फर्क है, मैं यहाँ पे ये बात भी बता दूं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप है कि लोग इकट्ठे बैठे काम कर रहे हैं, काम अपना अपना कर रहे हैं। फर्ज करें जी एक प्रोजेक्ट दिया गया, 5 लोगों को दे दिया गया, पांचों लोगों ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट के 5 हिस्से किए, आपस में डिवाइड किए, अपना अपना काम कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट कंपाइल किया और आगे दे दिया। इसके बरक्स एक टीम ने 5 हिस्से डिवाइड किए, अपना एक लीडर मुकर्रर किया, वो सबको लुक आफ्टर भी करता रहा, जहां जहां जिसको जरूरत थी बाकी उसको सपोर्ट करते रहे। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मेंबर था वो अपने वीक मेंबर्स को सपोर्ट करता रहा। ये टीम है। ठीक है, ग्रुप के अंदर काम तो डिवाइड होके हो रहा है, लेकिन हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन टीम में काम मिलके किया जाता है। इसीलिए तो जो ये जो स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, ये टीम्स होती हैं, ग्रुप नहीं होता। और अक्सर तुम्हारे सुनने में आता है कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग हो गई है। तो ग्रुप बेसिकली क्या है कि वो हर बंदा अपने मफाद के लिए काम कर रहा है, वो टीम के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो टीम बनाना एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर टीम आपकी बन जाए, टीम बिल्डिंग हो जाए, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आपकी बन गई हैं, तो समझ लें आपकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एनवायरनमेंट में आ गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज एनवायरनमेंट में आ गई, ऑर्गेनाइजेशन आपकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आ गई। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 29 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।